हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक में। 1 सितंबर 2025 को एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो रिव्यू है, वो ऑनेस्ट रिव्यू और जो रियल क्वेश्चंस हैं वो लेकर मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, उसके साथ मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आप आने वाले टाइम में अगर एग्ज़ाम देने वाले हो या इन फ्यूचर जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस शिफ्ट के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को देख कर जाओगे तो सर्टेन है ये बात कि आपको फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और नए ही होंगे आप, तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2025 में किस देश ने ओईसीडी कर आधार से हटने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी टिक किया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हंगरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत द्वारा 2021 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो भारत के द्वारा 2021 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये क्वेश्चन भी आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए 11वें कोबरा बटालियन का गठन करने की घोषणा की है। इस बटालियन का कोड नेम क्या है? ऑप्शंस थे ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन वीरता और ऑपरेशन वज्र। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी ऑपरेशन वज्र के नाम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सीआरपीएफ ने जम्मू एवं कश्मीर में 11वें कोबरा बटालियन के गठन करने की घोषणा की है आतंकवाद के विरोध में। ठीक है। विश्व ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, वेव्स जिसे बोलते हैं, 2025 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, दुबई, पेरिस और नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दुबई में आयोजित किया गया विश्व ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025। क्वेश्चन था, भारत में पैरासीटामोल का घरेलू निर्माण कौन सी कंपनी करती है? इस कंपनी ने अभी हाल ही में 2025 में ही ये निर्माण शुरू करा है और इसीलिए ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया था और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जिस कंपनी के द्वारा किया जाता है, वो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज है। अगर कुछ और ऑप्शन था तो वो आप कॉमेंट करके बता सकते हो। 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो ऑप्शंस यहाँ पर थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मौलिक कर्तव्य और संघीय ढांचा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जोड़ा गया था किसके द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अंदर। और ये जो संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और ये जो किया गया था, जब किया गया था, वो ईयर था 1976। 1976 में ये 42वां संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ऐड किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि संतोष यादव जो हैं अभी वर्तमान में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के वर्तमान अध्यक्ष। कहीं कहीं आपको संतोष कुमार यादव देखने मिलेगा, यही है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांसी। आपको पता है झांसी की रानी बोली जाती हैं और इन्होंने झांसी से ही 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करा था। निम्न में कौन सा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद, नालंदा, बांसखेड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बांसखेड़ा प्रशस्ति जो है ये हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, इसे भी आपको ध्यान रखना। 1991 में भारत में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्यों हुई थी? तो इसके पीछे का मुख्य रीजन जो था वो ऑप्शन सी था, आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार जो थी वो कम हो गई थी, काफ़ी नीचे चली गई थी। देश बहुत ही दिवालिया स्थिति में आ गया था और इसीलिए 1991 में भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुई थी। उसके बाद से ही भारत ने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया और उसके बाद अभी हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं। उस टाइम पर अगर बात करें तो वित्त मंत्री जो थे
वित्त मंत्री याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब नहीं रहे, वो हमारे वित्त मंत्री थे उस टाइम पर, फिनेंस मिनिस्टर थे। और वहीं पर अगर बात करें कि उस टाइम पर यह भी सवाल पूछा जाता है कि 1991 के टाइम पर जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ था, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 1991 में नरसिम्हा राव जो थे वो उस टाइम पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इस सवाल को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल आ जाता है कि 1991 की जो मंदी आई थी उस वजह से कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है वो आगे बढ़ा दी गई थी, उसकी डेट उसे लागू नहीं किया गया था, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो इसे भी याद कर लेना, हो सकता है ये सवाल आ जाए। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, तो लोहे में जो जंग लगती है वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन जो अभिक्रिया है वो हो जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है लोहे में जंग लगना, इसे भी याद रखना, साइंस का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा गया था। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना और गति शक्ति योजना। कभी कभी सागरमाला भी इसमें ऑप्शन में आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट वो है जिससे हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको ऐड करा गया, उन्हें ऐड करके राजमार्गों को विकसित किया गया, और इसी से संबंधित ये योजना है। सागरमाला जो है वो सागरों को ऐड करने से संबंधित परियोजना है भारत की। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने, एक बार फिर से ये रिपीट हो गया, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, झांसी से किया था नेतृत्व। उसके बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये सवाल काफ़ी अच्छा था और इसका सही उत्तर हो जाएगा केडी जाधव, ऑप्शन ए हो जाएगा। केडी जाधव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत तौर पे पदक जीता था, ठीक है, और ये एक कांस्य पदक था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और केडी जाधव के द्वारा जीता गया था। उससे पहले जो फील्ड हॉकी में जीता गया था पदक, लेकिन वो एक व्यक्तिगत पदक नहीं होता है क्योंकि वो पूरी प्रॉपर टीम होती है, तो इसलिए व्यक्तिगत पदक जो पूछा जाएगा उसमें केडी जाधव का नाम आएगा। नागालैंड में भारतीय सेना और एनडीआरएफ द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया, तो अभी हाल ही में नागालैंड में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने प्रकृति से जो प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, आपदाएं आ जाती हैं, उससे बचने के लिए संयुक्त अभ्यास आयोजित किया था, और वो जो अभ्यास था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभ्यास कोहिमा शील्ड। कोहिमा शील्ड के नाम से इस अभ्यास को दिया गया था नाम। किसके द्वारा राज्य मंत्री को विभाग आवंटित किया जाता है, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा राज्य मंत्री को विभाग आवंटित किया जाता है, विभाग दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है, तो 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी रोम, रीड वनली मेमोरी जिसे बोलते हैं हम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं रैम को। तो ये रोम जो है, रोम ही वो मेमोरी है जो कि नॉन वॉलेटाइल है और ये बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, सागौन, शॉल और चीड़ जैसे पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन के अंदर जो है सागौन, शॉल और चीड़ जैसे वन पाए जाते हैं। अब एक बात और ध्यान देना, कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि रिव्यू में इसी प्रकार से आया है, लेकिन सागौन और शॉल जो हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आ जाते हैं, वहीं पर अगर चीड़ की बात करें तो ये पर्वतीय वन में आ जाता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। बाकी इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग जरूर होगा, डिफरेंट चीज़ें होंगी, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर कोई एक ऑप्शन हो पर्वतीय वन हो तो वो होगा, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो तो ज़्यादा फैक्चुअल सही वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौसमी बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो भारत के अंदर जो मौसमी बेरोजगारी है ये कृषि में देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, तो इस वजह से कृषि जो हो जाएगा ये इसके अंदर देखने को मिलती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग किस प्रकार की कृषि करते हैं, जो खेती होती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, वो इसका सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाह, यानी निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है वो होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस किस वर्ष भारत आए थे, तो 22 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 में, 1921 में वेल्स के प्रिंस जो है भारत आए हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। डीजी पिन में कुल कितने रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजी पिन, यानी कि 4 नंबर होते हैं डीजी पिन में, रजिस्टर्ड नंबर होते हैं। कौन सा अधिक लचीला होता है, रबर, लोहा, तांबा और लकड़ी,
24 नंबर, इसका सही जवाब जो हो जाएगा रबर। रबर जो होता है सबसे ज़्यादा लचीला होता है। रबर इन सभी में, बाकियों में सबसे ज़्यादा लचीला रबर ही होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानसून बनता है, मानसून आ जाता है और इस तरीके से ये प्रभाव पड़ता है गर्मी के मौसम में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप। तो CPU का आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद अब मैथ्स की अगर बात करते हैं, तो मैथ्स में पूछा गया था 5 साल पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुना से 11 साल अधिक थी। कितने साल बाद पिता की आयु अपने बेटे के आयु के 2 गुना होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा 6, यानी 6 साल बाद जो होगी वो पिता की आयु अपने बेटे की आयु के 2 गुना होगी। वहीं पर अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी राशि का 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है, तो उसी राशि का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्र धन जो हो जाएगा वो 93,312, 93,312 के आसपास हो जाएगा। बात करें अगर एक और क्वेश्चन मैथ्स का, एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 65.96 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। ये लगभग में पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग अगर कॉमेंट करके बोलेंगे कि मैं आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूँ, तो वो भी मैं आपको करके दूंगा आने वाले टाइम में। और भी ज़्यादा अगर मैथ्स के क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो उसके लिए आपको रिव्यू देना होगा और उसके साथ आपको सपोर्ट भी करना होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ आप लोगों से एक और बात बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।